हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था केमिकल रिएक्शंस को और मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, जिसके अंदर हमने कंडीशन, हीट चेंज, कंडीशन अप्लाई और फिजिकल स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था। जहाँ पर फिजिकल स्टेट के बारे में हमने सॉलिड के लिए जो सिंबल है S का इस्तेमाल किया था, लिक्विड के लिए जो सिंबल है L का इस्तेमाल किया था और गैसेज के लिए जो सिंबल है वहाँ पर G का इस्तेमाल किया था। और जो एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर मिला हो, उसमें हमने AQ का इस्तेमाल किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि वो सभी की स्टेट के बारे में अगर आपको पता है, कंफर्म है, तो ही आप लिखें, वरना आप उसके बारे में ना लिखें अगर एक का भी आपको नहीं पता है। क्योंकि अगर नहीं पता है वो शायद आपके नंबर बना भी दे, अगर आपको पता है और गलत लिख दिया आपने तो वो आपके नंबर वहां से कटवा देगा। इसलिए जब तक आप श्योर नहीं है उसके बारे में कि ये उसकी स्टेट है, तब तक आप उसके बारे में ना लिखें। जब आप कंप्लीटली श्योर है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है या एक्वस है, तभी आप उसके बारे में लिखें। द नेक्स्ट पार्ट इज टू इंडिकेट द हीट चेंज। टू इंडिकेट हीट चेंज, हमें यहाँ हीट चेंज के बारे में भी बताना है ताकि रिएक्शन हमारी और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए। जहाँ चेंज वर्ड आता है, चेंज का जहाँ मतलब होता है वहां हम केवल पॉजिटिव नहीं लेकर चलते, वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर हीट पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है कि हीट का रिलीज होना या फिर हीट का अब्सॉर्ब होना। रिलीज को यहाँ एवॉर्ड भी लिख दिया जाता है, एवॉर्ड मीन रिलीज होना। तो इसके बेसिस पर, हीट चेंज के बेसिस पर यहाँ पर जो रिएक्शन है वो टू टाइप से है। रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है रिलीज या एवॉर्ड, और एंडो का मतलब होता है एब्सॉर्ब, और थर्मिक का मतलब होता है हीट से। मीन अब यहां से हमें क्लियर पता चल गया होगा, एक्सोथर्मिक यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट अब्सॉर्ब हो। तो एक्सोथर्मिक मीन जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक मीन जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है। अगर डेफिनेशन दो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which heat is released या evolved. Endothermic reaction are those reaction in which heat is absorbed, जिसके अंदर हीट अब्सॉर्ब होती है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ हम इसके कुछ एग्जांपल करते हैं जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हमें पता चले। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है। देखो कई बुक्स के अंदर जो एग्जांपल है, हीट रिलीज को सिंपल हीट से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हीट एनर्जी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर सिंपल एनर्जी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन तीनों फॉर्म में से कोई फॉर्म भी इस्तेमाल की जा सकती है। और ये किस साइड आएगा? ऑन प्रोडक्ट साइड। यानी प्रोडक्ट साइड में पहचान अगर आपको करनी है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, अगर प्रोडक्ट साइड आपको या तो हीट या हीट एनर्जी या सिंपल एनर्जी, इन तीनों में से कोई भी लिखा हुआ मिलता है, तो वो कौन सी रिएक्शन है? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रोडक्ट साइड ध्यान रखना है, हीट, हीट एनर्जी या सिंपल एनर्जी, इन तीनों में से कुछ भी लिखा मिले तो समझ लेना कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब जैसे कार्बन
burning in air, that is give carbon dioxide plus heat, या यहाँ पर आप हीट एनर्जी भी लिख सकते हो या फिर सिंपल एनर्जी भी लिख सकते हो। कई जगह यहाँ वाटर वेपर भी लिखा मिल सकता है। तो देखो जहां भी बर्निंग प्रोसेस होती है, बर्निंग मीन जलना, वहां पर वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, ये तीनों तो निकलते ही निकलते हैं। कुछ अमाउंट में लाइट भी निकलती है। जहां बर्निंग होता है वहां लाइट और हीट दोनों ही होती है, लेकिन जहां हीट ज्यादा हो लाइट कम हो तो वहां हम लाइट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जहां लाइट ज्यादा हो हीट कम हो वहां हीट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर हम बल्ब्स की बात करें, एलईडी की बात करें, जो CFL की बात करें, उनमें जैसे बल्ब में हीट ज्यादा होती है लाइट के कंपैरिजन में, तो वहां पर हम हीट और लाइट दोनों रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर एलईडी की बात करें, एलईडी बल्ब्स जो होते हैं उनमें हीट कम होती है, लाइट ज्यादा होती है, लेकिन हीट होती है। हीट जहां बर्निंग प्रोसेस, कंबशन प्रोसेस कहीं भी हो, हीट तो रिलीज होगी, साथ में लाइट भी होती है। बट ये देखा जाता है कि हीट के कंपैरिजन में लाइट कितनी है, बस उसी एक फैक्टर को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, या रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। खैर, अब हमारा लाइट का मेन मोटो नहीं है, मेन मोटो हमारा हीट रिप्रेजेंट करने से है और ना ही वाटर वेपर को करने से है। तो हम यहाँ केवल हीट ही रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ जो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, ये मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बैलेंसिंग नहीं कर रहा। कभी ये सोचो कि रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं है और ये मैंने गलत कर दिया है। बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, बैलेंसिंग करना आपको सिखा दिया गया है। मैं जस्ट यहाँ आपको बस रिएक्शन की टाइप बता रहा हूँ, रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, वो बता रहा हूँ। बैलेंसिंग मेरा यहाँ मेन मोटो नहीं है। अब कोई भी फ्यूल यदि बर्न होता है, फ्यूल की अगर हम बर्निंग की बात करें, वो चाहे केरोसिन है, LPG है, पेट्रोल है, डीजल है, वुड है, चारकोल है, ये सभी बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी हम ये कह सकते हैं जो कंबशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में आता है। अगर मैं बात करूं मीथेन की, एलपीजी के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन होता है। एलपीजी बर्न होती है, एलपीजी बर्न का मतलब अब एलपीजी के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट को लिखा जाएगा। अब ऐसा तो लिखा नहीं जाएगा एलपीजी प्लस O2, नहीं, एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीथेन, CH4। तो यहाँ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्लस हीट, तो यानी हम ये कह सकते हैं जो कंबशन प्रोसेस है, कंबशन, वो एक्सोथर्मिक के अंडर में आती है। क्लियर टू? और एग्जांपल अगर हम इसके देखें, कंबशन आउटसाइड का एग्जांपल है, इनसाइड आवर बॉडी कंबशन इनसाइड आवर बॉडी मीन डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे कोई भी हम फूड मटेरियल लेते हैं, वो फ्रूट्स है या सीरियल्स है या वेजिटेबल्स है, किसी भी फॉर्म में अगर हम फूड लेते हैं तो वो फूड कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं हम, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन होता है। वो ग्लूकोज सेल के पास जाने के बाद वहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन मिलती है तो वहां उसका ब्रेक डाउन होता है। अब यहाँ हम फूड का कंबशन लिख रहे हैं। फूड का कंबशन मीन फूड का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्लस में एनर्जी, और ये एनर्जी बोल दो या हीट एनर्जी बोल दो या सिंपल हीट बोल दो। दैट इज द बर्निंग ऑफ फ्यूल, कंबशन ऑफ फ्यूल। यानी हम ये कह सकते हैं फर्स्ट टाइप हमने कंबशन पढ़ी है, सेकंड जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंडर में आती है। कंबशन प्रोसेस तो आपने 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में भी पढ़ा है, और जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो भी पढ़ा है। फूड का डाइजेशन का मीन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज नोन एज अ डाइजेशन ऑफ फूड। और उसके जो लास्ट प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी होती है। एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है। H2O और जो CO2 है ये बॉडी से एज ए वेस्ट की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो एक्ससेल करते हैं बॉडी से रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान, या ब्रीथिंग आउट हम जिसको बोल सकते हैं। कंबशन हमने सेकंड फर्स्ट प्रोसेस को पढ़ा, और कंबशन को बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस को पढ़ा। थर्ड वन अगर मैं बात करूं डीकंपोजिशन की, डीकंपोजिशन ऑफ
वेजिटेबल्स, स्लो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस को हमने पढ़ा, ये 3 कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड किया है, कंबशन, रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। देखो यहाँ ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैंने बोला है। एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो वो एक्सो के अंडर भी नहीं, एक्सो के अंडर नहीं आती है, वो दोनों के अंडर आती है, एक्सो के अंडर भी आती है और एंडो के अंडर भी आती है, क्योंकि डिकम्पोजिशन के दौरान एनर्जी रिलीज भी होती है और एनर्जी अब्सॉर्ब भी होती है। तो यहाँ ये दोनों कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन मैंने यहाँ डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मेंशन किया है, तो आप यहाँ वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग ही याद रखना, क्योंकि डिकम्पोजिशन को हम एक्सो के अंदर आप शो कर दो, वो गलत हो जाएगा। The next part is an endothermic process. Endothermic मीन होता है जिसके अंदर हीट अब्सॉर्ब होती है। हीट अब्सॉर्ब होगी जहां पर, जैसे अगर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन दो रिएक्शन हमने पढ़ी है। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, फिजन का मतलब होता है टूटना। फ्यूजन जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब फ्यूजन प्रोसेस होती है, फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को आपस में जोड़कर हीलियम्स के को बनाया जाता है। अब हाइड्रोजन जो कि सेम चार्ज, अदर भी सेम चार्ज, अब दो सेम चार्जेस यानी दो सेम नेचर जो रिपेलेंट होते हैं उनको एक साथ जोड़ना, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेशर चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो हीट देना, मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हीट अब्सॉर्ब होती है, तब जाकर वो रिएक्शन होती है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन की, तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एक्सेस अमाउंट में हीट चाहिए, जो हीट यहाँ अब्सॉर्ब होती है और उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। दैट इज अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। यहाँ पर हीट अब्सॉर्ब हुई है, उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, दैट इज अब्सॉर्प्शन प्रोसेस। एक प्रोसेस हमने पढ़ी है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर भी जो हीट है वो अब्सॉर्ब होती है, तब जाकर वो रिएक्शन होती है, मतलब हमें ग्लूकोज एज ए प्रोडक्ट मिलता है। और बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं। अगर डिकम्पोजिशन की बात करें, डिकम्पोजिशन, मैंने डिकम्पोजिशन के बारे में आपको बताया था। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको तोड़ना, इसको तोड़ते कैसे, इसको हीट देने के बाद, हीट देने के बाद ये टूटता है CaCO3। जो हीट गिवन ब्रेकडाउन जो प्रोसेस होती है जहाँ हीट अब्सॉर्ब की जाती है, जैसे कि हम किसी की फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो वहां पर हीट अब्सॉर्ब होती है, तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। दैट इज आल्सो ए रिएक्शन। ब्रेकिंग डाउन में भी हीट अब्सॉर्ब होती है। जैसे 9th क्लास में आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, किसी की अगर फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, जबकि हम लगातार उसको हीट दे रहे हैं, तो वो हीट कहाँ गई है, वो हीट अब्सॉर्ब हो चुकी है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दी जाती है, यहाँ प्लस हीट डाल सकते हैं, हीट दी तो ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर। और जो वाटर है H2O, उसको जब तोड़ा जाता है, H2 और O2 में जब उसको अलग अलग तोड़ दिया जाता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज आल्सो ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस की पहचान क्या है, जिसमें रिएक्टेंट साइड में आपको, रिएक्टेंट साइड में हमें जहां पर हीट लिखा मिले, नॉट प्रोडक्ट। रिलीज वाले केस में प्रोडक्ट की साइड हमें मिलेगा, और जबकि अब्सॉर्ब वाले में रिएक्टेंट की साइड हमें हीट लिखा हुआ मिलेगा। तो ये पहचान है एक्सोथर्मिक की और एंडोथर्मिक की। और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में वाटर वाली H2O। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना। दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं, वन इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, सेकंड वन विद द नेगेटिव टर्मिनल। वाटर है, यहाँ अगर हम करंट पास करते हैं तो H2 और O2 ये डिफरेंट हो जाते हैं और अलग अलग हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यानी अगर हम बात करें तो डिकम्पोजिशन
इलेक्ट्रोलिसिस और जहां पर हीट इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोवाइड की जाए, वो सारे के सारे केसेस एंडोथर्मिक के अंदर आते हैं। लाइट भी आ सकती है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी सिंपल केमिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर वो काउंट होगी। क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट कंडीशंस। अब कंडीशन तो हीट भी होती है किसी रिएक्शन को करने के लिए। कंडीशन, अब इस कंडीशन का ये ध्यान रखना, यहाँ कंडीशन में हीट भी हो सकती है फर्स्ट, और सेकंड वन कैटालिस्ट भी हो सकता है। अब कंडीशन में हीट का सिंपल हीट जो हमने दी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक के अंदर काउंट हो चुकी है, और जिसको रिप्रेजेंट भी किया गया है, या रिएक्टेंट की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया गया है या प्रोडक्ट की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अगर ये अलग केस हीट का क्या आता है और कैटालिस्ट का, ये हीट ऐसी होती है जो इतनी अमाउंट में नहीं चाहिए होती है, ये हमें जस्ट टू स्टार्ट रिएक्शन। तो इसलिए ना तो इसको एक्सो में काउंट किया जाता और ना एंडो में काउंट किया जाता, सिर्फ स्लाइटली हीट चाहिए होती है, बस जस्ट इतना कि रिएक्शन स्टार्ट हो सके। अब कैटालिस्ट होते हैं, कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ये किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए होते हैं, बट देयर प्रेजेंस is not counted in या as a reactant as a product, that known as a catalyst। कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, बट ना ही उनकी प्रेजेंस रिएक्टेंट में शो की जाती है, ना ही उनकी प्रेजेंस प्रोडक्ट में शो की जाती है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को हम कैटालिस्ट बोल सकते हैं। तो हीट इतनी अमाउंट में नहीं होती कि हम उसको एक्सो या एंडो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो इसलिए हम कंडीशन डाल सकते हैं कैटालिस्ट एंड हीट। हीट के लिए यहाँ सिंपल ट्रायंगुलर फॉर्म का एक सिंबल आता है और इसको डेल्टा बोला जाता है, दैट इज नोन एज अ डेल्टा। यानी रिएक्शन में इनको रिप्रेजेंट कहाँ किया जाएगा, रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिडल में जो एरो आता है उसके ऊपर या नीचे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे डेल। डेल का रिप्रेजेंट करके हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है उसके अंदर हीट एज ए कंडीशन अप्लाई किया गया है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन का, मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन एज ए कंडीशनली होती है, या हम पोटेशियम क्लोराइड की अगर बात करें KClO3, दैट इज अ पोटेशियम क्लोराइड KClO3। इसको स्टार्ट करने के लिए जस्ट हमें स्मॉल अमाउंट में हीट, और यहाँ पर अगर जो हम बात करें कैटालिस्ट की, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की हमें जरूरत होती है, जहां पर इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ये टूट जाता है KCl प्लस CO2 में। यहाँ पर जो डेल का साइन आया ये हीट का, यानी इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में उसको गर्म किया गया है स्लाइटली सा, और रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, ये डिकम्पोज हो चुका है। तो ये जो एरो के ऊपर और नीचे हमने रिप्रेजेंट किए हैं, दैट्स आर द कंडीशंस, द कैटालिस्ट एंड द हीट। अगर हम बात करें मिथाइल अल्कोहल, जिसको मिथानल बोलते हैं, उसके कॉम्बिनेशन की, ये उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस की, उसके फॉर्मेशन में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस चाहिए होती है, और इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो बहुत अमाउंट में प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए हमें, और साथ में जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की हमें जरूरत होती है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो 300 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात करें 300 atm, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इनकी जरूरत होती है हमें, और हमें मिल जाता है मिथानॉल CH3OH, जिसको मिथाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं, मिथाइल अल्कोहल। देखो जस्ट आप अभी
ये 2-4 एग्जांपल है, टाइटल कंडीशनली है, बस आप इनको ध्यान रखें। इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, कौन किस में डिकम्पोज होता है, ये हमारे जो आगे आगे चैप्टर चलते रहेंगे वहां पर आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि रिएक्शन कैसे होती है, किसमें कौन कंबाइन होता है, क्यों कंबाइन होता है। वैसे तो ये 9th क्लास के टॉपिक है, अभी तो आप 9th क्लास में कर भी चुके हैं कि रिएक्शन किन किन के बीच में होती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, नॉन मेटल के बीच में होती है, उनकी रिएक्शंस का बेस होता क्या है कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करें। तो वैसे नॉर्मली रिएक्शंस का बेस होता है उनके बॉन्ड्स का बनना, और बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। खैर आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड है ये जो डीपली है, हम जो चैप्टर आएगा आगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप 2-4 जो एग्जांपल है कंडीशनली वो आप कर लीजिए। अब मेन बात कि आप अब जो प्रैक्टिस करोगे रिएक्शन की, उनको बैलेंसिंग करने की कह सकते हैं, उनके ऊपर कंडीशन शो करने की कह सकते हैं, वो आपको किस तरीके से करना है। आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ोगे बुक से और उसको खुद सॉल्व करके करने की कोशिश करोगे। स्टेटमेंट मीन आपको वहां सिंबल किसी का नहीं देखना है, आपको सिर्फ जस्ट एक लाइन पढ़नी है, द रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस एंड द प्रोडक्ट विल बी दिस एंड दिस। आप प्रोडक्ट भी ना पढ़ें कि आपको प्रोडक्ट क्या मिला, वैसे पेपर में आपको मिलेगा, रिटर्न फॉर्म में मिलेगा कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बस आपको उसको सिंबल में चेंज करके और रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसके प्रोडक्ट भी ना पढ़ें, आप बस ये पढ़ें कि आपको कौन कौन सी रिएक्टेंट गिवन है और कोशिश करें उनको खुद करने की। फिर नहीं आता है तो आप उसका आंसर देख सकते हैं। आप इस तरीके से जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही लगभग रिएक्शन अपने आप आने लगेगी, और जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जितनी भी रिएक्शन आपकी प्रैक्टिस करोगे और आपको आएगी, और जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको आएगी, और वो जितनी भी रिएक्शन आपको आएगी उसके बाद आपको केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो बच्चा ये रिएक्शन कर जाएगा वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी चैप्टर आएंगे उसके अंदर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि रिएक्शन यही चलनी है, बस आगे एज ए कैटेगरी इनको डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।